जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे सामने इतने टॉपिक्स हैं, जब मैं ये बैठता हूँ ये वीला करने के लिए, सारा दिन साफ ज़ाहिर बंदे के जहन में रहता है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिस पर आपसे बात की जा सकती है, या आपको कुछ इंटरेस्ट हो सकती है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं या अदरवाइज़ हो रही हैं। आज पहली दफ़ा मुझे मुश्किल लगा है, मैं कोई उसमें नहीं कह रहा कि इतने सारे इश्यूज़ और इतने सारे टॉपिक्स मैं लिखने बैठा, पढ़ने बैठा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं किसको छोड़ूं और किसको मैं ड्रॉप करूं। मतलब आपको ज़रा मैं अब आप ये खुद ही उसको देख लें, सुन लें कि ये जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद जो एक तूफ़ान या स्टॉर्म कह लें, एक अनलीश हुआ है, और जितनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई हैं, वो उससे लगता है कि पूरा मुल्क में जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी से पहले कुछ और चीज़ें हो रही थी, स्लो पेस थी, मामलात चल रहे थे, बातचीत कर लेंगे, देखते हैं, मुज़ाकरात। खान साहब नुमाइंदे अपने वो मतलब कि उन्होंने बना लिए थे कि फ़लाँ से बात कर लें। फ़ौज भी ज़रा इतने ज़्यादा जल्दी में नहीं, बयानात वगैरह तो चलें ठीक आ रहे थे, लेकिन जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद हमने यकदम देखा है कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी या उसके बाद इन्होंने फ़ौज, आर्मी, दोनों साइड से बड़ा एक्सट्रीम पोजीशनें हुई हैं और बहुत कुछ कहा गया है। और उसके बाद अब लगता ही है कि मामलात जो हैं बड़ी तेज़ी से वो तमाम लोगों के हाथों से वो निकलना शुरू हो गए हैं। मसलन जो आज के मैं देख रहा हूँ, इस पे आता हूँ, जनरल फैज़ साहब की गिरफ़्तारी से क्या ऐसा इशू बना है जिसके बाद दोनों साइड जो है ना एक दूसरे के खिलाफ इतनी बड़ी तेज़ी से हैं, जिससे आपको इस वक्त पाकिस्तान अपने हाथों से निकलते लगता है। मतलब आज की अगर मैं आप बताऊँ, सबसे बड़ी बात जो की अगर मेरे नज़दीक पूछ, मुर्सी के एक रेफरेंस दिया अलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब से मिलने के बाद कि मेरे भाई को जो इमरान खान साहब उसी की तरह ये मारना चाहते हैं। नो दैट्स अ वेरी शॉकिंग कंपैरिजन। इससे आप यकीनन जानते हो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उसको लीड करते थे, पीएचडी थे इसमें, इंजीनियरिंग में कैलिफोर्निया से उन्होंने की थी, फिर वो वापस गए, मिस्र गए, वहाँ पे आपको अरब स्प्रिंग गई थी। मैं उस पर भी आता हूँ कि इमरान खान साहब और मुर्सी साहब में क्या ऐसी मुमासलत हो सकती है जिस पर उनकी बहन जो है ना वो ये कह रही है कि उनको मारा जा सकता है, और मुर्सी साहब के खिलाफ ये कार्रवाई किस तरह और क्यों हुई थी, और उनका जो अंजाम जो है आखिर पर क्या हुआ था जिसकी तरफ इमरान खान साहब जो हैं अब इशारा कर रहे हैं। अब दैट्स वेरी मतलब डिस्टर्बिंग एज वेल। ये चीज़ हुई। फिर हमने ये देखा कि जनाब के ये पार्लियामेंट में स्पीकर साहब हैं, उन्होंने आज बड़ा एक दिलचस्प काम किया है कि आप अगर उनको देखें कि उन्होंने पुलिस वाले जो हैं सर्जेंट एट आर्म्स जो होते हैं, जो असम्बली के अंदर होते हैं, वो रोकने के लिए उनको मुअत्तल कर दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने जनाब जो टेक्नीशियन है आपके, उनको उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो दैट्स ए वेरी मतलब ये जोक है। इससे बेहतर तो आप चुप रहते, जो आप तनकीद होती रहती रहने देते, फिर आप जिम्मेदारी ले लेते। हाँ जी मैंने इजाज़त दी थी, मैं स्पीकर था, बुरा था, अच्छा तो मैंने किया। सो एजाज सादिक साहब ने जो फैसले किए वही मतलब वो कहते हैं बर्क गिलती, एक है ना शेर है मैं कि बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पे। मेरा ख्याल इस तरह के मेरी शायरी ज़रा कमज़ोर है, माफ़ कीजिएगा, जो मफहूम मुझे समझ आ रहा है। पाकिस्तान में भी ऐसे ताकतवर लोग हैं, उन पे हाथ नहीं डाल सकते भी। आप उस आईजी से बात करें, इंटीरियर मिनिस्टर पे बात करें, हुकूमत पे बात करें कि उनके खिलाफ कार्रवाई अगर आप कर सकते हैं करते हैं। आपने कार्रवाई किसके खिलाफ की है? वो जो आपके सर्जेंट एंड आर्म जिनके काम ही नहीं है, ये भी बता दो। मैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं है, चलें बाहर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं पार्लियामेंट के बाहर होते हैं, आप उन पर बात कर सकते हैं। उन्होंने आपको बताया तो होगा, स्पीकर को यकीनी तौर पर बताया होगा, सेक्रेटरी साहब को बताया गया होगा जनाब आपके साथ ये कुछ हो रहा है, और आपको सारी रात पूरा नहीं पता चला। आप फिर उसको चले जाते, आप जाके पार्लियामेंट में, आपका घर भी यहीं पे करीब तो है, 2 मिनट की भी नहीं है आपको। आपका स्पीकर हाउस जो है यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव में कितना दूर होगा? हार्डली, मैं आपको ज़्यादा टाइम भी बताऊँ ना, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो ये तो सारी चीज़ें चल रही थी ये चैनल्स पे भी, यूट्यूब पे भी और आपके ट्विटर पे भी, कि इस तरह पुलिस आ रही है, वहाँ पे यूट्यूबर्स भी मौजूद थे, लाइव आ रही थी चीज़ें। तो आपको नहीं पता चला इतनी देर में कि जनाब वहाँ पे क्या हो रहा है। और आपने वही है ना फेस, लोगों की मतलब विजडम पे आप शक करते हैं। इन्हीं बातों से इंसान को दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि यार ये क्या समझते हैं कि लोग घास खाते हैं यहाँ पे, लोगों को समझ नहीं आती। अब 3-4 सर्जेंट एट आर्म्स और 2-4 बेचारे ये टेक्नीशियन जो है बिजली के अलग वो करने वाले, डील करने वाले की बिजली बंद की हुई है। अब क्या बंदा इस पे, बस दैट्स व्हाट आई कैन से। अच्छा ये तो एक साइड पे। दूसरा फिर वो शकील खान साहब हैं, एक एमपी हैं जो केपीके के असम्बली में देख लें, वहाँ पे करारदाद जो पेश हुई है जिसमें उन्होंने गंडापुर साहब की मतलब उनके गायब होने पे यकीन किडनैपिंग के हैं, उससे बड़ी सख्त है ये। फिर हमने देखा शकील खान साहब ने बड़ी इंतहाई बहुत ज़्यादा सख्त उन्होंने तकरीर की है वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ या इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़। फिर हम ये देखते हैं कि जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा, जनाब आप तो कहते थे कि हम एक SHO की मार है पूरा बलूचिस्तान, आपकी पार्लियामेंट एक पूरे SHO की मार है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अलहदा से आपके गले पड़ रही हैं। दूसरी साइड से ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब के शायद 2 बड़े लोग जो हैं पाकिस्तान के जो बड़े अफसर हैं, पिंडी या इस्लामाबाद हों, उनकी मुलाकात हुई और जिसमें ये फैसले किए गए, अभी तक जिसकी डिटेल सामने नहीं आ रही और मुलाकात भी कंफर्म नहीं किया जा रहा कि उसमें ये बड़ी मतलब तफसील से कहा गया है कि जनाब के ये जो है इसको आप वो करें,
इस पे ज़ीरो टॉलरेंस लेकर हैं। जो होना था, जो हमारे खिलाफ इस तरह की हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग जो है जिस तरीके से कैंपेन चलाएं, इस पर कोई रियायत नहीं होना चाहिए और हमें ज़ीरो टॉलरेंस लेना चाहिए। अब जंग शुरू हो गई है तो इस जंग को हम पूरे अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब ये एक अलहदा चीज़ आ रही है कि ऑफ कोर्स आर्मी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली चीज़ों को परसू कर रही है। कोई रही सही कसर थी तो वो जलसे से पूरे हो गए। जलसे के बाद जिस तरीके की वहाँ पे जो भी हुआ और उसको अगले दिन इमरान खान साहब ने ओनरशिप दी। ओनरशिप क्या दी? उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को जिन्होंने माफिया मांगी थी उनको खासी कहा जी पार्टी छोड़ दें, आप तो बुज़दिल लोग हैं। वो एक अलहदा एक उनकी पार्टी में क्राइसिस हुआ। अब ये वो लड़ाइयाँ हैं जो आपको समझ नहीं आ रही कि किस साइड पे जाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि दूसरी साइड पे खान साहब ने अपना एक स्टैंड ले लिया है। उन्हें ये लगता है, मेरा ये ख्याल है, उनको हाई कोर्ट में दोबारा वो जा रहे हैं कि मिलिट्री कस्टडी में ना दिया जाए। उनके भांजे की खबरें आ रही थी, उनको दिया गया है। दूसरे लोग हैं उन पे मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गए। सो खान साहब को सबसे बड़ा मेरा ख्याल है ख़तरा जो मिलिट्री ट्रायल का है, वो जिसमें वो नहीं जाना चाह रहे थे। उनका ख्याल था कि शायद चीज़ें जलसे के बाद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह की वहाँ पर तकरीरें हुई, अब ये खान साहब का अपना एक व्यू है। मेरा यह ख्याल है कि उनको वज़ीर आला को इस तरीके का आगे नहीं करना चाहिए। दैट्स माई व्यू कि उनको आप अपनी हुकूमत को बचा के रखें। अपने आपके पास एक हैं और वज़ीर आला को इस लेवल तक ना लेकर जाएं कि आपका वज़ीर आला जो है ना वो गायब हो जाए, किडनैप हो जाए या पकड़ लिया जाए, पर्चे हो जाए। आप कहेंगे कि मुल्क में क्या जमहूरियत होगी। अगर यही जमहूरियत है भाई, आप और मेरे कोई बस में होता तो मैं आइडियल जमहूरियत देता आप लोगों को। मैं सीरियस कह रहा हूँ, आपके बस में होता आप भी देते। जिनके बस में है आइडियल जमहूरियत वो एक दूसरे को नहीं दे पा रहे। आप और मैं मजम्मत ही कर सकते हैं कि जनाब गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन वही वाली बात कि इतनी एक्सट्रीम पे जाके भी अगर ये लड़ाई लड़ी जाएगी कि ये तो इट्स अ डिज़ास्टर इन द मेकिंग, बल्कि हो चुकी है। अब अगेन वही वाली जो बात है, इससे पहले कि मैं मुर्सी वाली बात पे हूँ कि क्यों खान साहब को और उनकी पार्टी को लगता है कि वहाँ पे कोई इस तरह के खतरात पैदा हो गए। अलीमा खान साहब कह रही हैं कि जैसे वहाँ पर उनको एलिमिनेट किया गया था और किन हालात में किया गया था मुर्सी को, तो उसमें जनरल सिसी है मेरा ख्याल है जो इस वक्त रूल कर रहे थे, जिनके खिलाफ जिन्होंने कू की थी उनके खिलाफ। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। जब से वही वाली जो बात, इन तमाम बातों का लिंक जो है ना वो उससे मिलते हैं जाकर सारे के सारे जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से। अब नोट कर रहे हैं, मतलब इसको क्रोनोलॉजिकल इन चीज़ों को देखने के, उससे पूरी पीटीआई जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है। और पूरी पीटीआई जो है जनरल फैज़ के दिफा में भी आई है। और उन्होंने अच्छा रईस कसर जो है उन्होंने जनरल फैज़ पे और ख़ान साहब पे और मुराद सईद पे उन्होंने अरशद शरीफ ये शहीद है उनके कत्ल के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। और ये कहना शुरू कर दिए फैसल वाडा साहब, आपने सुना भी होगा, उनको वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बड़े ओपनली। और इन्हीं का शायद उनको फ़ील होता है कि ये आप उनको अरशद ये शरीफ वाले केस में ट्रायल में फ्रेम कर देंगे। अलहदा आप पे 9 में एक अलहदा केस है, उसको छोड़ के आप इस साइड पर आ जाएंगे और इस मामले को सेटल कर देंगे। और कि जनाब के अरशद को मारने वाले ये लोग थे, उस पर डेफिनेटली पीटीआई माइट बी वेरी डिस्टर्ब कि उनका अपना एक इस पर वर्जन है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब ये कैसे हो सकता है। वो और लोगों पे इल्ज़ाम लगाती हैं पीटीआई जो है, इमरान खान साहब लगाते हैं। वो तो कह चुके हैं कि जनाब आप वो कर लें, इसको ओपन ट्रायल कर लें, सबको पता चल जाएगा। सो जो बोन ऑफ कंटेंशन मुझे फील होती है, ये सारा जो ट्रिगर हुआ है वो जनरल फैज़ की गिरफ्तारी है। फ़ौज को महसूस हुआ जब उन्होंने उनके मतलब वो जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं और फैसल वाडा साहब या दीगर लोग हुकूमत के बता रहे हैं कि उन्हें वहाँ से ऐसा मटीरियल मिला है जिससे पता चलता है कि ये जो है ये उसमें ये मिले हुए थे सारे। वो तो गंडापुर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनकी बहुत सारी कम्युनिकेशन मिली है, इमरान खान साहब को कहते हैं, बाकी दीगर पार्टी लोगों को कहते हैं, और कुछ लोग एंकर्स वगैरह हैं जिनके साथ वो राब्ते में थे। और जनरल फैज़ जो है वो सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको गाइड कर रहे थे। सो वो गुस्सा भी है उनको कि जनाब इसका मतलब है 9 मई में जहाँ जनरल फैज़ एक अपने पर गुस्सा है कि देखें हमारी फ़ौज के जर्नल हो के उसने रिपोर्टेडली इल्ज़ाम आ रहे हैं, अभी तक साफ ज़ाहिर ये प्रूव नहीं हुआ। जब किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आएंगे, कुछ चीज़ें सामने आएंगी तो फिर ही बंदा उस पर कह सकता है कितने सच्चे या कितने झूठे इल्ज़ाम हैं। बहरहाल अब तक जो चीज़ें आ रही थी वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब कि हमारा अपना जर्नल जो है वो सियासतदानों के साथ मिलकर उसने अटैक करवाया, हमारी फ़ौज पे करवाया, हम पे करवाया। सो उनके नज़दीक बेट्रेयल है, इट्स अ बिग बेट्रेयल। वो समझते हैं धोखा हुआ है हमारे साथ कि हमारा जर्नल सिविलियन के साथ मिल के हमारे खिलाफ ही उनको तैयार करके हम पे हमला करवाया। एक गुस्सा, दूसरा गुस्सा उन्हें इन पे है कि मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म वो साबिक़ जर्नल के साथ मिल के सारी चीज़ें कर रहे थे। सो ये गुस्सा यहाँ इकट्ठा हुआ है। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब को और गुस्सा है कि जनाब आपका जो उन्होंने भी कहा है, ये गंडापुर साहब ने भी, आपका जर्नल था हमारा तो नहीं था। ये उन्होंने बड़ी सख्त बात की थी कि हमें जहेज़ में तो नहीं मिला था, अच्छा था बुरा था फ़ौज का था कि आप लोगों ने ट्रेन किया, वो इंडक्ट हुए, प्रमोट हुए, डीजी लगे, इतने बड़े ओहदे तक गए, कोर कमांडर लगाया, उन्होंने हर जगह आपने उनको रखा। तो हमने तो नहीं रखा, आपने रखा, आपका जर्नल था। अगर उस जर्नल ने काम किए हैं तो हमारे इसमें क्या कसूर है। सो वो एक दबाव प्रेशर हमें नज़र आ रहा है
کہ جنرل فیض کی گرفتاری نے یہ پی ٹی اے کو بڑا ڈسٹرب کیا ہے، اور وہی والی بات ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ کوئی تانے مانے، مطلب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے گنڈا پور صاحب کی اتنی بڑی تقریر کا مقصد یہ تھا کہ کل کو اگر ان کو گرفتار کیا جائے یا ان پہ کیس اگر چلایا جائے اس کے فیض صاحب کے ساتھ یا خان صاحب کے ساتھ، تو وہ پہلے سے کہہ سکیں گے ہم نے اتنی بڑی لائن لے لی تھی تو ہمیں انہوں نے یہی سزا دلانے کے لیے ہمارے اوپر یہ ڈال دیا۔ بہرحال یہ سارا کریس جو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وہیں سے ٹریگر ہوا ہے، لگتا ہے یہ رکنے والا کہیں پہ نہیں ہے۔ دونوں سائڈز نے اپنی اپنی کمان جو ہے نا، تلواریں جو ہے نا، وہ انہوں نے ان کو نکال لیا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اب گنڈا پور صاحب ہیں وہ خاموش ہیں، بھی کون لے کر گئے، کیسے لے، اب آپ کہیں گے جی آپ بتائیں، ہمیں 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، ہمیں اب نااہل سمجھیں، نالائق سمجھیں، ڈس انفارمڈ سمجھیں، ہمارے پاس نہیں ہوگی انفارمیشن، نالائق کی مان لیا، چلو ہمیں سائڈ پہ رکھیں، ہم نہیں بات کر پاتے جی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں بزدلی کے تانے دیتے ہیں، بولا آپ سب کہہ لیں گے ہم بزدل بھی ہیں، سب کچھ ہے، مان لیا، لیکن جو صاحب رہے ہیں ان کے پاس 8 گھنٹے وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیا گنڈا پور صاحب کو کوئی پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ گنڈا پور صاحب کو سامنے آ کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ بتانا چاہیے تھا کہ 8 گھنٹے میں کدھر تھا، کیوں تھا، میرے ساتھ کیا سلوک ہوا، کس نے کیا؟ تو گنڈا پور صاحب کیوں خاموش ہے؟ چیف منسٹر آپ اور میں تو چھوٹی سی، ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شور، آپ اور میں تو سائڈ پہ ہو جائے نا۔ جن کو لے کر گئے تھے وہ چپ ہیں، لوگ کہتے نہیں آپ بتائیں کہ ان کو کون لے کر گئے؟ بھائی باقی چیزیں آپ بتا سکتے ہیں ملک اور قوم کو، تو یہ بھی تو بتائیں گنڈا پور صاحب ان کو کون لے کر گئے، کدھر لے کر گئے، کیا بات چیت ہوئی، اچھا سلوک ہوا، برا ہوا، یہ ان کو بتانا چاہیے۔ وہ خاموش رہیں گے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وٹ ایور، لیکن آپ اور میرے پہ ہے جی ہم بتائیں، بھئی ہمیں انہوں نے بتانا ہے نا۔ میں آپ کے بارے میں کہتے ہوں جو آج بیٹھ کے فلاں آپ ٹھیک یا غلط کام کر رہے تھے تو آپ چپ رہیں، لیکن مجھے بتانا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے اٹس اے ویری سینسٹیو ایشو۔ تو گنڈا پور صاحب کے اس معاملے پہ خود بولنا چاہیے، خود بات کرنی چاہیے، ان کی پارٹی بتائے، عمران خان صاحب بتا دیں، اس کا عمر ایوب صاحب بتا دیں، گوہر ایوب صاحب بتا دیں، اسد کیسر بتا دیں، شکیل خان صاحب بتا دیں جنہوں نے بڑی خوفناک تقریر کی ہے وہاں پہ اسمبلی میں، یا قرارداد کی آپ ایک اور قرارداد میں ساری چیزیں لکھ کے بتا دیں کہ گنڈا پور صاحب کے ساتھ کس کس نے کیا ان کو اٹھایا، کون لے کر گیا، کدھر لے کر گئے، کہاں رہے۔ وہاں سائلنس ہے، وہ نہیں بول رہے، اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ایسی انہوں نے بات کی کہ ان کو سمجھا دیا ہے، تھریٹ کیا ہے، ڈرایا، آئی ڈونٹ نو، میرے پاس کوئی ایسا میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا۔ گیس ورک تکے لگائے جا سکتے ہیں جو باقی بھی لگا رہے ہیں، مطلب وہ تکے میں بھی لگا سکتا تھا، اتنے بجے لے کر گئے، اب لے کر گئے، کب لے کر گئے، اتنی دیر ہوئی، نو۔ گنڈا پور صاحب کو ان کو پی ٹی اے کو خود بتانا چاہیے کہ وہ کون تھے اور کیسے لے کے گئے۔ نو لاسٹلی مرسی والی بات، اب عمران خان صاحب بڑے عرصے سے وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ان کی یہ سپوز جو بشرا صاحب اب یہ کہہ رہی ہیں، سو اس لیے اس میں وہ بات نہیں رہ گئی، جان نہیں رہ گئی اس الزام میں کہ فوج جو ہے یا جنرل عاصم ہیں یا دیگر ہیں جن پہ وہ الزامات لگاتے ہیں وہ خان صاحب کے دشمن ہو گئے اور خان صاحب کی اب ان کی صحت ہو یا ان کی سلامتی کو بڑا خطرہ ہے۔ یہ وہی کہتے ہیں نا، یہ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں، بلکہ انہیں بشرا صاحبہ کے بارے میں وہ خان صاحب کہتے تھے اگر انہیں کچھ ہوا تو میں 3 لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بشرا صاحبہ نے بھی اوپنلی 3 جرنیلوں کا نام لے لیے تھے، خان صاحب کو کچھ ہوا تو ہم ان کو وہ کر زہر دی جا رہی ہے فلاں، یہ آپ سن چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ بہر نہیں ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جنرل مرسی والا کام ہوگا۔ مرسی صاحب کو میں نے بتایا آپ کو کہ 2012-13 میں وہ صدر بنے تھے، وہاں پہ حسنی مبارک صاحب کے خلاف جب وہاں پہ مظاہرے ہوئے تو برادر مسلم ہٹ جو ہے یہ الیکشن جیت کر رہی، 1 سال یہ رہے، 1 سال کے درمیان پھر گڑبڑیں شروع ہو گئی، ان کے مخالفین اکٹھے ہو کر الٹیمیٹلی کو ہوئی اور جنرل سسی جو ہیں انہوں نے ان کو وہاں پہ کو کر کے بہت سے لوگ بیچارے یہ مارے بھی گئے تھے، سڑکوں پہ ٹینک چڑھائے گئے تھے، گولیاں چلی تھیں، اچھی خاصی کیجولٹیز ہوئی تھی وہاں پہ، اور خود ان پہ ٹرائل ہو گیا، کیسز بن گئے تھے، اور پھر 2019 میں بتایا جاتا ہے کہ ڈیورنگ کورٹ پروسیڈنگز وہ وہاں کولیپس کیا ہے، ڈائیڈ۔ اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی وہی والا انجام کرنا چاہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ زندہ جو باہر نہ آ سکے، جیسے جنرل مرسی زندہ واپس نہیں آ سکے تھے بیکاز ہی واز ویری پاپولر، بیکاز ہی واز فائٹنگ، ہی واز اسٹینڈنگ اگینسٹ دا ویسٹرن کنٹریز، امریکن جو وٹ ایور۔ تو خان صاحب اپنے آپ کو ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اپنا موازنہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب ان کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا تو امریکہ پہ انہوں نے ایکیوز کیا تھا، تو ایران کے جو پرائم منسٹر تھے میرے کو مصدق نام تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، مصدق صاحب جو تھے جن کو اسی طریقے سے ہٹایا گیا تھا، امریکنز پہ اور ویسٹرن پہ الزامات لگے تھے کہ انہوں نے ان کو ہٹایا کیونکہ ان کے مفادات کی یہ راہ میں وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ نیشنلائز کیا تھا انہوں نے ایل کمپنیز کو، اگر مجھے صحیح یاد پڑ رہا ہے، تو انہوں نے اس وقت ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیا تھا کہ اسی وجہ سے کیا ہے، انہوں نے ہٹایا تھا، یہی کرتے رہے، مجھے بھی ہٹایا انہوں نے کیونکہ میں پاکستان کے مفادات کی بات کر رہا تھا۔ اب جب جان جانے کی بات ہے، یہ خطرے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہو گیا اس میں پرائم منسٹر یہ تھے مرسی تھے، میری وہ والی حالت کرنے چاہتے ہیں، کبھی وہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال دیز آر ویری فرائٹننگ ٹائمز آئی مسٹ سے،
मतलब डर लगता है। अब पहले नहीं लगता था कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हो जाता था, लेकिन ये डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं ये बड़ी ख़तरनाक और तेज़ी से हो रही हैं। एंड देयर इज़ नो बॉडी टू से हॉल्ट, मतलब बस करें, अभी रोकते हैं, रुकें कहीं ना कहीं पे। ये बातें रुकती अब लग नहीं रही है दोनों साइड से। और वही जो मुझे बात याद आती है मोहम्मद मालिक साहब की, कि इमरान खान साहब इतना आगे ले जाना चाहते हैं तमाम चीज़ों को कि सिस्टम कोलैप्स करे, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम हो। कम से कम अगर मैं जेल में बैठूँ तो फिर इक़्तिदार में ये भी न रहें कोई और पावर्स है, मेरा क्या कर लेंगे, इतना ही कर लेंगे ना जो मेरे साथ किया जा रहा है। बाकी जो लोग हैं पावर में बैठे, हुकूमत में बैठे, उनका भी जीना आराम कर दिया, वो भी हुकूमत ना कर सकें, वो भी फिर हमारे साथ जेलों में आकर बैठे। सो खान साहब इतना ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि वो उनके नर्व्स को चेक कर रहे हैं ये फ़ौज के, कि कब फ़ौज जो है वो सारी चीज़ें छोड़ के इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को वो करती है, इसको स्क्रैप करके खुद आ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्मी या वो जो खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं, मेरा नहीं लगता कि वो बेट लेंगे। वो इसी तरीके से हाइब्रिड सिस्टम करेंगे, इसी तरीके से कंट्रोल करके शहबाज शरीफ साहब वगैरह जो है इनको आगे करके खुद ही सारी चीज़ें उसी तरीके से मैनेज करेंगे। बहरहाल खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो। उधर से भी रेस्ट्रेंट का मुजाहरे किए जा रहे हैं, वो भी समझदारी दिखा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट उनको, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि उनको ज़रा पीछे होना चाहिए, इतना ऑब्वियस आके सामने नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, एंगर बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा और इसके नतायज को इतने अच्छे नहीं निकलेंगे ना इमरान खान साहब के लिए, ना हमारे इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के लिए। कहीं ना कहीं पर दोनों को सीज़ फायर करके बैठ के मामलात को देखना पड़ेगा।